आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन प्राइस एक्शन सीक्रेट्स के बारे में जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जानना ज़रूरी है। हम उन 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे जो आपको किसी भी लेवल पर ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए सीखने चाहिए। मैं इस वीडियो में प्राइस एक्शन को सबसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम उन 3 प्रकार के कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें मास्टर करना ज़रूरी है ताकि आपकी ट्रेडिंग ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सके। फिर हम ये समझेंगे कि प्राइस को कंट्रोल कौन करता है, कौन से सबसे अच्छे जोन होते हैं जहां हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए और किन जगहों से बचना चाहिए जहां प्राइस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। और लास्ट में हम सबसे बेहतरीन एंट्री मॉडल को डिस्कस करेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स देता है। हम इस मॉडल को एक सिंपल एंट्री स्ट्रेटजी से समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम वीडियो के आखिर में रियल चार्ट के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जहां हम इन सभी प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके दिखाएंगे ताकि आप इसे अपनी खुद की ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकें। जब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो आपको 3 टाइप्स के कैंडलस्टिक्स को समझना और मास्टर करना ज़रूरी है ताकि आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकें और अपनी विन रेट को बढ़ा सकें। ये 3 कैंडलस्टिक्स हैं, बुलिश कैंडल, फेयर कैंडल और बेरिश कैंडल। इस वीडियो में हम इन तीनों कैंडल्स को डिटेल में समझेंगे, ये कैसे बनती है और आप इनका इस्तेमाल करके अपनी विन रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने पहले से ही कैंडलस्टिक्स पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लेकिन जल्दी से इसका एक छोटी सी समरी दे देता हूँ। बुलिश कैंडल का मतलब होता है कि बायर्स मार्केट में कंट्रोल में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैंडल का ओपनिंग प्राइस कहाँ था। ये वह जगह है जहाँ कैंडल ओपन हुई थी। बुलिश कैंडल के लिए ये आमतौर पर नीचे की तरफ होता है। फिर ये लो पॉइंट तक गिरा जो ये दिखाता है कि एक समय पर यह कैंडल नीचे यहाँ तक आई थी। इसके बाद प्राइस वापस ऊपर गई और हाई पॉइंट पर पहुंची और आखिर में जहाँ कैंडल क्लोज हुई वह इसका क्लोजिंग प्राइस है। जो शेडेड बॉडी आप देख रहे हैं वहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था और ये दिखाता है कि प्राइस का असली मूवमेंट कहाँ हुआ। जो 2 विक्स ऊपर और नीचे दिख रही हैं वे दिखाती हैं कि प्राइस एक समय पर कहाँ तक गई थी, लेकिन आखिरकार बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस वही रहा। सिंपल भाषा में कहें तो बुलिश कैंडल का मतलब होता है कि बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर धकेल रहे हैं। अगर आपको बुलिश ट्रेड करनी है तो आपको कुछ खास प्रकार की कैंडल्स को पहचानना आना चाहिए। अब मैंने 3 सबसे इंपॉर्टेंट बुलिश कैंडल्स चुनी हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। हम देखेंगे कि कैसे ये कैंडल्स आपको सबसे बेहतर एंट्री पॉइंट ढूंढने में मदद कर सकती हैं। पहली बुलिश कैंडल में आप देख सकते हैं कि कैंडल ने यहां से ओपन किया और नीचे की तरफ गिर गई, लेकिन जब कैंडल क्लोज होने वाली थी बायर्स ने इसे पूरी तरह से ऊपर धकेल दिया, यहां तक कि ये ओपनिंग से भी ऊपर जाकर नए हाई पर क्लोज हुई। इसका मतलब यह है कि सेलर्स और बायर्स दोनों बहुत एक्टिव थे, लेकिन बायर्स ने आखिरकार बाजी मार ली। अगर आप इस टाइप की कैंडल को एक की सपोर्ट लेवल के साथ जोड़ दें तो ये सबसे हाई प्रायोरिटी बुलिश कैंडल्स में से एक होगी जिस पर आप एंट्री लेकर अपसाइड मूव पकड़ सकते हैं। दूसरी सबसे हाई प्रायोरिटी बुलिश कैंडल जिसे ज़्यादातर लोग पहली मानते हैं, हालांकि मेरे लिए यह दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है, एक पूरी ग्रीन बॉडी कैंडल। इसका मतलब यह होता है कि स्टॉक निचले लेवल्स पर खुला और ऊपरी लेवल्स पर बंद हुआ। यहां आप देख सकते हैं कि कोई भी विक नहीं है, यानी इस कैंडल में कोई लाइन नहीं दिख रही। ये पूरी तरह से एक बॉडी कैंडल है। इसका सीधा मतलब यह है कि बायर्स 100% कंट्रोल में थे और यही कारण है कि इस कैंडल पर भी आप लॉन्ग ट्रेड लेने का सोच सकते हैं। लेकिन मेरे लिए पहली वाली कैंडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें यह क्लियर होता है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने उसे वापस ऊपर लाकर साबित किया कि वे ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए जब मैं किसी ट्रेड में एंट्री लेता हूं तो कॉन्टेक्स्ट बहुत मायने रखता है। अगर हम इस कैंडल का कॉन्टेक्स्ट देखें तो हमें असली तस्वीर समझ आती है। सेलर्स ने प्राइस को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन बायर्स ने इसे वापस ऊपर धकेल कर न्यू हाई पर क्लोज किया। अगर ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो चिंता मत कीजिए, जब हम चार्ट के एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो सब कुछ और भी साफ हो जाएगा। अब तीसरी बुलिश कैंडल की बात करें तो ये एक सिंपल बुलिश कैंडल है। यहां हम देख सकते हैं कि स्टॉक इस लेवल पर खुला, फिर ये थोड़ा नीचे गिरा जो एक हैमर स्टिक कैंडल की तरह दिखता है, लेकिन जब प्राइस वापस ऊपर आई तो एक नया हाई बनाया। हालांकि सेलर्स ने थोड़ा विक बनाया जिसे आप यहां देख सकते हैं। फिर भी कैंडल ऊपरी लेवल पर क्लोज हुई, यानी ये एक बुलिश कैंडल ही है। लेकिन ये पहली वाली कैंडल जितनी स्ट्रांग नहीं है और दूसरी वाली कैंडल के मुकाबले भी कम स्ट्रांग है, इसलिए ये मेरी तीसरी पसंदीदा बुलिश कैंडल होगी। हालांकि ये ध्यान रखें कि इन तीनों कैंडल्स के बावजूद सभी बुलिश कैंडल्स ही हैं। आप इनका इस्तेमाल किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लॉन्ग एंट्री लेने के लिए कर सकते हैं। अब बियरिश कैंडल्स की बात करें तो ये बिल्कुल इनके ऑपोजिट होती है। बियरिश कैंडल तब बनती है जब सेलर्स कंट्रोल में होते हैं। इसका मतलब यह है कि कैंडल ऊपरी लेवल पर खुलती है और फिर नीचे गिर जाती है। जब ये कैंडल खुली थी तब ये ग्रीन थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता सेलर्स ने कंट्रोल लिया और इसे नीचे धकेल दिया। फिर ये निचले लेवल्स पर क्लोज हुई। इसका मतलब यह है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने उन्हें मात दे दी और कैंडल को रेड बना दिया। अब मेरी टॉप बियरिश कैंडल्स की बात करें तो मेरी पहली पसंद इन्वर्टेड हैमर स्टिक कैंडल है।
ये ठीक वैसी ही है जैसी मैंने बुलिश कैंडल्स के लिए दिखाई थी, बस उल्टी डायरेक्शन में। कैंडल खुली, बायर्स ने प्राइस को ऊपर धकेला, लेकिन सेलर्स स्ट्रांग थे और इसे वापस नीचे गिरा दिया। न केवल हम ओपन प्राइस पर वापस आए, बल्कि कैंडल न्यू लो पर क्लोज हुई। इसका मतलब यह हुआ कि बायर्स और सेलर्स के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन आखिर में सेलर्स जीत गए। अब दूसरी बेयरिश कैंडल भी बुलिश वाले उदाहरण की तरह ही है। कैंडल खुली और सेलर्स ने इसे सीधे नीचे गिरा दिया। बायर्स ने वापसी करने की कोशिश नहीं की और कैंडल लो पर क्लोज हुई। यही कारण है कि इन बेयरिश कैंडल्स को पहचानना बहुत जरूरी है, ताकि आप ट्रेडिंग में सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर सकें। इस कैंडल में कोई विक नहीं है, इसलिए यह भी एक वीक प्राइस एक्शन कैंडल मानी जाएगी। और आखिर में यहां हम तीसरी कैंडल देख सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि हमने यहां पर ओपन किया, फिर इसे पूरी तरह ऊपर ले गए और ठीक इसी तरह हमने इसे वापस नीचे भी लाया। हालांकि हमने इस कैंडल को लो पर क्लोज नहीं किया। यह हमें अब भी ये इंडिकेशन देता है कि सेलर्स सच में कदम रख रहे हैं, क्योंकि हमने ये अपर विक बनाई और हमारे पास एक रेड कैंडल थी जो ओपन से नीचे क्लोज हुई। यह अब भी एक बियरिश कैंडल है जिस पर आप पॉसिबली शॉर्ट पोजीशन लेने का सोच सकते हैं। और आखिर में तीसरी कैंडल जिसे समझना जरूरी है वह है फेयर प्राइस कैंडल। इस कैंडल में बायर्स और सेलर्स दोनों मानते हैं कि प्राइस न्यूट्रल है और इसलिए यह कैंडल न्यूट्रल कैंडल होती है। यह कोई ऐसी कैंडल नहीं है जिसे देखकर हम बाई या सेल करने का फैसला करें। यह बस एक ऐसी कैंडल होती है जिसे हमें ध्यान से देखना चाहिए। इस केस में हम देख सकते हैं कि ओपनिंग ठीक इसी बॉडी पर हुई है, हालांकि क्लोज भी ठीक इसी बॉडी पर हुआ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने इसे नीचे लाने की भी कोशिश की। और जब कैंडल क्लोज हुई तब बायर्स और सेलर्स दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं जीता। इसीलिए ये एक सेम या फेयर प्राइस वाली कंडीशन है। जब हम इस तरह की कैंडल देखते हैं तो हमें बस ये समझना चाहिए कि यह वह जगह है जहां प्राइस न्यूट्रल है और किसी का भी कंट्रोल नहीं है। हालांकि जब हम इस वीडियो में और अधिक डीपली समझेंगे कि प्राइस को सच में कौन कंट्रोल करता है, तो आपको यह एग्जाम्पल और अधिक क्लियर लगेगा। उससे पहले मैं आपसे एक आसान सा सवाल पूछना चाहता हूं। इसका क्या मतलब है? हमने अभी अभी इस फेयर प्राइस कैंडल के बारे में बात की, लेकिन इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा है और अब ये इस लेवल पर पहुंच चुका है जहां हम देख सकते हैं कि न केवल एक फेयर प्राइस कैंडल बनी है, बल्कि उसके ठीक बाद एक बियरिश कैंडल भी बनी है। तो क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया कि एक कैंडल स्टिक 3 तरह से मूव कर सकती है और आपको किन 3 सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल्स को देखना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि अब प्राइस में आगे क्या होगा? नीचे कमेंट में अपना जवाब लिखें ताकि हम देख सकें कि आप कैंडल स्टिक्स को सही से समझ रहे हैं या नहीं। हालांकि वीडियो के लास्ट तक जब मैं आपको प्राइस एक्शन के बारे में वह सब कुछ सिखा दूंगा जो आपको जानना चाहिए, तो हम इस एग्जाम्पल पर वापस आएंगे। तब आप देखेंगे कि यह एग्जाम्पल कितना आसान है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अभी के लिए अपना जवाब लॉक कर दें। क्या आप इस ट्रेड में लॉन्ग जाएंगे या आप इस ट्रेड में शॉर्ट जाएंगे? क्योंकि इस समय हम देख सकते हैं कि प्राइस दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो सही जवाब क्या है? खैर, इस सवाल का सही जवाब पाने के लिए हमें ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट को जोड़ना होगा। और अब हम अगले सेक्शन में एंटर करेंगे और वह यह है कि प्राइस को कौन कंट्रोल करता है और सबसे अच्छे एंट्री पॉइंट्स कौन से हैं। जब हम ये देखते हैं कि प्राइस को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो प्राइस केवल 3 तरीकों से मूव कर सकता है। ये है अपर ट्रेंड, कंसोलिडेशन और लास्ट में डाउन ट्रेंड। अपर ट्रेंड के लिए ये बेहद आसान है। मार्केट स्ट्रक्चर के साथ हम समझते हैं कि ये जो हाई हमारे पास है वह तब बनता है जब प्राइस ऊपर मूव करता है और फिर हमारे पास यहाँ एक लो होता है। इसलिए हर अप ट्रेंड के लिए हमें एक पुलबैक की जरूरत होती है। कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि जब मार्केट अपर ट्रेंड में होता है तो पुलबैक की जरूरत नहीं होती, लेकिन सच ये है कि हर अप ट्रेंड के लिए एक हेल्दी पुलबैक जरूरी होता है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ती रहती है, हम देख सकते हैं कि न केवल पिछली हाइज की तुलना में ये अगला मूव थोड़ा बड़ा हो रहा है, बल्कि जब भी हम नीचे आते हैं लो भी ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आपको बस इतना समझने की जरूरत है कि जब आप अप ट्रेंड देखते हैं तो आपको एक हाई और फिर एक हायर हाई चाहिए। जब आपके पास एक लो होता है तो आपको एक हायर लो बनाना चाहिए। लो कभी भी पिछले लो में वापस नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आप कंसोलिडेशन में है। कंसोलिडेशन में आपके पास यहाँ एक लो है, यहाँ एक हाई है, और जब आप पुलबैक के लिए वापस आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हम ठीक उसी पिछले लो में वापस आ रहे हैं। इसीलिए ये दोनों लो बिल्कुल एक ही लेवल पर हैं। फिर जब हम हाई पर वापस जाते हैं तो ये भी पिछले हाई के बराबर होता है, और आखिर में जब हम लो पर वापस आते हैं तो ये भी बिल्कुल बराबर लो होता है। और जब कंसोलिडेशन ब्रेक होता है तो ये या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। डाउनसाइड के उदाहरण में हम देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड के ठीक ऑपोजिट होता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास एक हाई है, हम पिछले हाई से एक लोअर हाई बनाते हैं। हमारे पास एक लो है और हम पिछले लो से एक लोअर लो बनाते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये पहचानना बहुत आसान है कि आपको किसी पोजीशन पर लॉन्ग जाना चाहिए या शॉर्ट जाना चाहिए। और यहाँ इसे और अधिक क्लियर करते हैं। जब हम अप ट्रेंड में होते हैं तो इसका मतलब है कि बुल्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए आपको केवल लॉन्ग जाने या प्राइस को बाई करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि यदि वापस ऊपर मूव कर सके। जब हमारे पास कंसोलिडेशन होता है तो इसका मतलब है कि यह फेयर प्राइस कंट्रोल है और इसीलिए हमें कंसोलिडेशन में कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये वह समय होता है
जब हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें बस प्राइस को ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं पूरे दिन कंसोलिडेशन में बैठा रहूं तो ये मुझे वह फ्रीडम नहीं देगा जो मैं ट्रेडिंग से चाहता हूं, ताकि मैं अपने दिन के बाकी हिस्से को एंजॉय कर सकूं। इसलिए मैं आमतौर पर कंसोलिडेशन से बचता हूं, क्योंकि मैं 4, 5, 6 घंटे स्क्रीन के सामने नहीं बैठना चाहता, बल्कि मैं केवल उन तेज मूव्स को कैप्चर करना चाहता हूं जहां मैं देख सकता हूं कि हम अपर ट्रेंड में हैं, हम पुल बैक कर रहे हैं, अपर ट्रेंड में हम एक हायर लो बना रहे हैं। इसलिए मैं एक लो रिस्क एंट्री के लिए एंटर करता हूं, हाइस को टारगेट करता हूं, और फिर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस ट्रेड को लेता तो ये बस 2 से 3 मिनट का एक तेज मूव होता जो वापस हाई ऑफ डे तक चला जाता और मेरा दिन पूरा हो जाता। और आखिर में डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ बेयर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इस उदाहरण में आपको केवल शॉर्ट जाने या ट्रेड को नीचे सेल करने की तलाश करनी चाहिए। इसलिए आपको डाउन ट्रेंड में लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, बल्कि सेल करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यह बहुत आसान है, ठीक वैसे ही जैसे 3 कैंडलस्टिक्स थे, बुलिश, फेयर प्राइस और बियरिश। मार्केट कॉन्टेक्स्ट में भी ये बिल्कुल वैसा ही है। आपके पास बुलिश फ्लो है, आपके पास फेयर फ्लो है, और आखिर में आपके पास बियरिश फ्लो है। अब ये सब कहने के बाद आइए उस उदाहरण पर वापस चलते हैं जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, इससे पहले कि मैंने आपको ये समझाया कि प्राइस कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है। जब हम इस उदाहरण को देखते हैं तो ये आपको क्या दिखाता है? क्योंकि हमने बात की कि प्राइस दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, लेकिन अब जब हम हकीकत में देखते हैं कि प्राइस क्या कर रही है, तो आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में थी और अब कंसोलिडेट कर रही है। इसलिए प्राइस जो कर रही है वह सिर्फ फेयर प्राइस में बनी हुई है। हमारे पास एक क्लियर अपर ट्रेंड था, और अब ऐसा नहीं है कि हम एक हायर लो बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम एक हायर हाई बना रहे हैं, बल्कि हम साइडवे कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसा हमने पहले बात की थी। यही वह समय है जब हमें प्राइस को ऑब्जर्व करना चाहिए। अब अगर हम उस उदाहरण में प्राइस को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम अपनी विन रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं, और उस उदाहरण में ऐसा क्या होना चाहिए जो हमें सबसे अच्छा एंट्री मॉडल दे, ताकि हम उस स्पेशल ट्रेड में एंटर कर सकें और हमें न केवल सबसे अधिक विन रेट मिले, बल्कि सबसे अधिक रिस्क टू रिवॉर्ड भी मिले। तो 2 एंट्री मॉडल हैं जिन्हें आपको समझना होगा अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। पहला है बियरिश एंट्री मॉडल और दूसरा है बुलिश एंट्री मॉडल। एक बार फिर, जैसा कि मैंने कहा, मैं केवल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को ट्रेड करता हूं, मैं कंसोलिडेशन को ट्रेड नहीं करता। तो ये 2 ही एंट्री मॉडल हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूं। जब हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो आपको ऊपरी विक्स देखनी चाहिए। अब अगर आपको रेजिस्टेंस लेवल्स को ड्रॉ करना नहीं आता और आपको सपोर्ट लेवल्स को ड्रॉ करना नहीं आता, तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है जिसे देखकर आप सीख सकते हैं कि मैं सबसे अधिक पॉसिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करता हूं। लेकिन जब एक प्राइस रेजिस्टेंस लेवल पर आता है तो बियरिश उदाहरण के लिए आप जो आपको देखना चाहिए वह है वीक प्राइस एक्शन। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि बुलिश कैंडल इसे एंट्री मॉडल तक लेकर आई थी। हालांकि आप इस लंबे अपर विक को देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी, ये अपर विक ये दिखाता है कि बायर्स ने रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, हालांकि सेलर्स ने कदम रखा और प्राइस को कैंडल के लो पर क्लोज कर दिया। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मॉडल होगा, क्योंकि न केवल हम एक पहले से बने रेजिस्टेंस पर हैं, बल्कि साथ ही हमें स्ट्रॉन्ग प्राइस कंफर्मेशन मिल रहा है कि प्राइस नीचे जाना चाहता है, क्योंकि हम सिंपली कैंडलस्टिक्स को समझ रहे हैं। अब बुलिश उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि सेलर्स ने प्राइस को पूरी तरह से सपोर्ट लेवल तक नीचे लाया। हमने देखा कि हर एक कैंडल का बॉडी कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस के लिए हम चाहते हैं कि बॉडी कैंडल्स नीचे क्लोज हों, और सपोर्ट के लिए हम चाहते हैं कि बॉडी कैंडल्स प्राइस के ऊपर सपोर्ट करें। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि बॉडी कैंडल नीचे आई। हमारे साथ सेलर्स थे जिन्होंने प्राइस को सपोर्ट से नीचे ब्रेक करने की कोशिश की, हालांकि बायर्स ने इसे पूरी तरह से ऊपर ला दिया। और जैसा कि मैंने कहा, ये मेरा पसंदीदा प्राइस एक्शन कैंडल है जिस पर मैं एंट्री लेता हूं, जो कि एक हैमर स्टिक कैंडल होती है। ये दिखाता है कि बायर्स एक्चुअली कंट्रोल में है, और इसके अलावा उन्होंने कैंडल को सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज किया। इसलिए आप यहां लॉन्ग एंट्री लेने पर विचार कर सकते हैं ताकि ये मूव जारी रह सके और ऊपर जा सके। आप देख सकते हैं कि यह रेड लाइन पहले रेजिस्टेंस थी, जिसका मतलब है कि सेलर्स ने इसे नीचे रोकने की कोशिश की थी। आखिरकार बायर्स ने इसे तोड़ दिया, और इसलिए जब बायर्स इसे उस लेवल के ऊपर ले जाते हैं तो रेजिस्टेंस का क्या होता है? अब रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है। तो ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में बदल जाएगा। और हम देख सकते हैं कि जब हमने पुल बैक किया तो यही वह जगह है जहां आप लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेंगे, क्योंकि यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिख रहा है। 90% ट्रेडर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं और इसी वजह से फेल हो जाते हैं, वह यह है कि वे चार्ट के इस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये पार्ट पॉसिबली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए जब हम बेस्ट एंट्री कंफर्मेशन की तलाश कर रहे होते हैं। और ये पार्ट बस ये समझने से जुड़ा हुआ है कि प्राइस किस स्पीड से एंट्री पॉइंट तक वापस आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास पहले रेजिस्टेंस था और अब यह सपोर्ट लेवल में बदल गया है। ये वही उदाहरण है जो हमने पहले देखा था। हालांकि इस बार हमारे पास उस उदाहरण पर थोड़ा अधिक डेटा है। पहले हमने मूव को ऊपर जाते हुए देखा, फिर हमें कंसोलिडेशन दिखा। उस कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा डिप हुआ, लेकिन आखिरकार ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर है
और अगर हम इस ट्रेड में लॉन्ग जाना चाहते हैं तो हमें बस यही देखना है कि क्या ये सपोर्ट लेवल होल्ड कर सकता है और क्या ये मूव को ऊपर कंटिन्यू रख सकता है। इस होल्ड को समझने के लिए हमें इस पार्ट को देखना होगा। प्राइस किस स्पीड से सपोर्ट लेवल तक वापस आ रहा है और क्या ये सपोर्ट को होल्ड कर सकता है। बहुत से ट्रेडर्स गलती से ठीक उसी समय एंट्री लेने की कोशिश करते हैं जब प्राइस सपोर्ट को टच करता है, यही उम्मीद करते हुए कि यह तुरंत वी शेप रिकवरी करेगा और ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसके बजाय आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या प्राइस आपके सपोर्ट लेवल पर मूव को कंफर्म कर रही है और बायर्स इसमें एंट्री कर रहे हैं या नहीं। आप सिर्फ इसलिए बाय नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस ने सपोर्ट को टच किया है, आपको कैंडल क्लोजर का इंतजार करना होगा। तो इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि जब ट्रेड वापस हमारे सपोर्ट लेवल में आया तो वहां कोई एंट्री नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर कोई कैंडल क्लोजर नहीं हुआ था। ट्रेड बहुत तेजी से वापस आया और ये मूवमेंट इतनी तेज थी कि न तो सपोर्ट लेवल और न ही बायर्स प्राइस को ऊपर रोक पाए और हम देख सकते हैं कि वहां वीक प्राइस एक्शन था। इसीलिए अगर हमने इस लेवल पर सिर्फ कैंडल क्लोजर का इंतजार किया होता और प्राइस की मूवमेंट को समझने की कोशिश की होती तो हम इस अननेसेसरी नुकसान से बच सकते थे। अब इस उदाहरण में जब हम दोबारा एंट्री पॉइंट पर आए तो क्या हुआ? जब हम वापस एंट्री पॉइंट पर आए तो हमने देखा कि 2 विक्स सपोर्ट लेवल से नीचे बनी, लेकिन हर एक बॉडी कैंडल सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज हुई। और एक बार फिर ये मेरी पसंदीदा प्राइस एक्शन कैंडल है जो ये दिखाती हैं कि बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ रहे थे। हालांकि इस ग्रीन कैंडल के साथ हम देख सकते हैं कि आखिरकार बायर्स ने जीत हासिल की और प्राइस को सपोर्ट लेवल के ऊपर होल्ड कर लिया। अगर हम इस एग्जैक्ट ट्रेड को प्ले आउट करें तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास रेजिस्टेंस था, फिर वह सपोर्ट में बदला। इसके बाद हमने एंट्री ली जब हमें स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिला। साथ ही हमने यह भी समझा कि प्राइस जिस मूवमेंट से वापस आया वह बायर्स के कंट्रोल में थी और सपोर्ट लेवल होल्ड करने के लिए इनफ थी, जिससे हमें लॉन्ग जाने का इंडिकेशन मिला और इसलिए हमने एंट्री ली और इस उदाहरण में हमने इस ट्रेड को विन किया। अब तक हमने 3 टाइप्स की कैंडलस्टिक्स को कवर किया। हमने ये समझा कि प्राइस को कौन कंट्रोल करता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने ये जाना कि सबसे अधिक पॉसिबल ट्रेड्स के लिए बेस्ट एंट्री मॉडल कौन कौन से हैं। हालांकि अगर आपको अभी भी कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। अब मैं आपको इन कॉन्सेप्ट्स को असली उदाहरणों के जरिए दिखाऊंगा ताकि वीडियो के लास्ट तक आप इन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ इस्तेमाल कर सकें और असली प्रॉफिट बना सकें। ठीक है, तो इस उदाहरण में हम चार्ट पर हैं या आप इसे किसी भी चार्ट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने पहले समझाया, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स सभी मार्केट्स में काम करते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक्स। अब हमें यह देखना है कि दिन की शुरुआत कैसे होती है। हम पहले 5 मिनट की रेंज का हाई और लो मार्क करेंगे और उसके आधार पर हम पहले बताए गए 3 प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके ट्रेड में एंटर करने की कोशिश करेंगे। इन 3 कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके आप देखेंगे कि आपका विन रेट बढ़ जाएगा। तो पहले हम दिन को प्ले आउट करते हैं और देखते हैं कि इस स्पेशल दिन पर हमें किस तरह की प्राइस एक्शन मिलती है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। हम जो ड्रॉ करने वाले हैं वह बस 5 मिनट की रेंज का हाई और लो होगा। अब मैंने इस 5 मिनट की स्ट्रैटेजी पर पहले भी वीडियो बनाई है, इसलिए मैं इस वीडियो में इस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। अब जब यह ट्रेड आगे बढ़ता है तो हम 3 प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन की तलाश करेंगे। नंबर 1 प्राइस कंट्रोल, नंबर 2 कैंडलस्टिक्स और लास्ट में नंबर 3 सिंपल एंट्री मॉडल का इस्तेमाल करके एंट्री। इस एग्जाम्पल में हम पहले से देख सकते हैं कि प्राइस ने ब्रेक डाउन किया है। तो यह हमें क्या इंडिकेशन देता है? जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक कर रहा है तो यह सपोर्ट अब किस में बदल जाएगा। अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक कर जाती तो यह सपोर्ट में बदल जाती और हम मूवमेंट के ऊपर जाने की उम्मीद करते। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये 5 मिनट की रेंज थी और प्राइस इस रेंज के नीचे ब्रेक हो गई, इसका मतलब है कि यह सपोर्ट अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और यही वह लेवल है जहां से प्राइस को मूवमेंट पकड़नी चाहिए ताकि यह मूव नीचे की तरफ कंटिन्यू रह सके। इसके अलावा इस लेवल पर प्राइस को कौन कंट्रोल कर रहा है? अब तक हम देख सकते हैं कि यहां एक हाई बना था, फिर प्राइस नीचे आया, फिर पिछले हाई से एक लोअर हाई बना और अगर हम इस तीसरे लोअर हाई को कंफर्म कर लेते हैं तो ये इस ट्रेंड में कंटिन्यूएशन को दिखाएगा, जिससे प्राइस की नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए हाँ, इस समय प्राइस को सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब हमें केवल इस रेजिस्टेंस के पास एक वीक प्राइस एक्शन कैंडल का इंतजार करना है। अब तक आप देख सकते हैं कि यह कैंडल बुलिश है क्योंकि हमने यहाँ ओपन किया और यहाँ क्लोज किया। हालांकि हाँ, हेड पर थोड़े से सेलर्स मौजूद हैं जो उस ऊपरी विक से दिखाई देता है, लेकिन ये कुल मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो हम इस लेवल के पास थोड़ी और वीक कैंडल बनने का इंतजार करेंगे। एक बार जब हमें वीक प्राइस एक्शन कैंडल दिखाई देगी तो चूंकि हम पहले से जानते हैं कि ये एक रीटेस्ट एंट्री और बेयरिश मॉडल एंट्री है, हम इस ट्रेड में एंटर करने का प्लान बना सकते हैं लो, ऑफ डे और कंटिन्यूएशन की उम्मीद के साथ। अब अगली ही कैंडल में हमें क्या दिखाई देता है? हम देखते हैं कि इस लेवल पर सेलर्स ने इंटरफेयर किया, प्राइस ने यहाँ ओपन किया, ये ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन सस नहीं होता और फिर पूरा नीचे गिर जाता है। बायर्स ने यहाँ लोअर विक बनाने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर सेलर्स इस लेवल पर पूरी तरह से कंट्रोल में है। ये एक पॉसिबल अच्छी एंट्री हो सकती है।
तो चलिए इस ट्रेड में शॉर्ट एंट्री लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस बस इस कैंडल के ऊपर क्लोजर पर होगा, जिसने हमारे इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट किया। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही है कि स्टॉप लॉस या प्रॉफिट टारगेट कहाँ रखना है, तो मेरे पास उस पर भी एक वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। और एक बार फिर, हमारा प्रॉफिट टारगेट कम से कम लो ऑफ डे या 1:2 तो होना ही चाहिए। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि लो ऑफ डे केवल 0.85 बिंदु देता है, और इसलिए हर ट्रेड के लिए मुझे कम से कम 1:2 की ज़रूरत होती है। इसका मतलब यह हुआ कि हर $100 के रिस्क पर मुझे कम से कम $200 का प्रॉफिट चाहिए। इस उदाहरण में हमें इस प्राइस के पास मिलता है। ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, इसीलिए ये ट्रेड हमें 2.17 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देता है, यानी $100 के रिस्क पर हमें $217 का प्रॉफिट मिलेगा। अब हम यहाँ शॉर्ट पोजीशन लेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। अब तक हम देख सकते हैं कि प्राइस हमारे स्टॉप लॉस एरिया में वापस आ गई थी। हालांकि हम हमेशा स्टॉप लॉस के पास कैंडल क्लोजर का इंतजार करते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था और कैंडल की विक स्टॉप लॉस से ऊपर गई। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये एक बहुत वीक प्राइस एक्शन कैंडल प्रिंट हुई, और यही वजह है कि मैं हमेशा कैंडल क्लोज होने का इंतजार करता हूँ, न कि तुरंत ट्रेड से बाहर निकलता हूँ। अगर आपने कैंडल क्लोज होने का इंतजार किया होता तो आपको दिखता कि यह चार्ट की सबसे वीक प्राइस एक्शन कैंडल्स में से एक थी। हमने एक अपर विक बनाई, लेकिन फिर सेलर्स ने इसे पूरी तरह नीचे खींच लिया। ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी। ये मेरी पसंदीदा कैंडल्स में से एक है, इसलिए मैं अभी भी इस ट्रेड में रहता और इस प्राइस के की लेवल तक जाने का इंतजार करता। और ठीक वैसा ही हुआ। अगली 2 कैंडल्स के अंदर हमने इस की लेवल को हिट कर लिया, और इस दिन हमने सुबह सुबह ही अपनी इस दिन की ट्रेड पूरी कर ली। यानी 30 मिनट से भी कम समय में हमारा ट्रेड खत्म हो गया, और यह सब केवल 3 सिंपल प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके हुआ। अब ये कंफर्म करने के लिए कि आप इन सभी चीज़ों को खुद से इस्तेमाल कर सकें, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं जिससे आज के वीडियो में बताए गए सभी कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह समझा जा सके। ठीक है, अब हम अपने दूसरे उदाहरण पर हैं, और एक बार फिर हम उन्हीं 3 सिंपल प्राइस एक्शन टिप्स का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इस वीडियो में सीखे हैं, ताकि हम सबसे हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड में एंटर कर सकें। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि प्राइस ने 5 मिनट की रेंज को ब्रेकआउट किया, इसलिए रीटेस्ट वापस 5 मिनट की रेंज के हाई में होगा, और हम अपसाइड में कंटिन्यूएशन की तलाश करेंगे। अब देखते हैं कि रीटेस्ट कैसे होता है और हमें एंट्री का सही मौका मिलता है या नहीं। यही वह चीज़ है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी, प्राइस एक्शन की स्पीड। अब देख सकते हैं कि जब हम रीटेस्ट के लिए वापस आए तो प्राइस बहुत तेज़ी से सपोर्ट लेवल में आई और कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई। हमारे प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स के अनुसार यह एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री मॉडल नहीं होगा। हमें प्राइस एक्शन और बायर्स के एंटर होने का इंडिकेशन देखना था जो इस प्राइस को ऊपर धकेल सके। हम इस पहली पॉसिबल एंट्री को छोड़ देंगे क्योंकि यह हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। यह हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है क्योंकि प्राइस बहुत तेज़ी से सपोर्ट पर वापस आई है, और दूसरी बात, कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई। तो चलिए इस ट्रेड को और आगे बढ़ाकर देखते हैं कि क्या हमें कोई बेहतर सेटअप मिलता है या नहीं। अब तक हम देख सकते हैं कि आज का दिन थोड़ा ज़्यादा चौपी है, और हमने इस छोटे से लॉस को बचा लिया क्योंकि हमने वीडियो में बताए गए स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। हमने अपसाइड में ब्रेक किया, लेकिन हमें कोई सही रीटेस्ट एंट्री कन्फर्मेशन नहीं मिला, और अब हम देख सकते हैं कि प्राइस डाउनसाइड की ओर ब्रेक कर रहा है। ब्रेक कर अब हमें चाहिए कि जब प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है तो एक रीटेस्ट करे इस लेवल पर वीक प्राइस एक्शन के साथ, जिससे हमें डाउनसाइड कन्फर्मेशन मिले। जब भी हम एंट्री लें तो जो 3 स्टेप्स हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो सब प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एंट्री मिल सके। ठीक है, तो यहाँ हमें एंट्री मिल चुकी है, और हम देख सकते हैं कि पहले यहाँ एक हाई बना था, फिर एक लोअर हाई बना, और उसके बाद एक और लोअर हाई। इसी के साथ इस कंसोलिडेशन या रेंज में इक्वल लो बने थे जिसे हमने अब ब्रेक कर दिया, तो ये अब एक लोअर लो बन गया, और अब हम इस पोटेंशियल लोअर हाई के रीटेस्ट के लिए वापस आ रहे हैं। अगर हम मार्केट कंटेक्स्ट देखें कि प्राइस पर कंट्रोल किसका है, तो ये क्लियरली सेलर्स के फेवर में है, यानी एक शॉर्ट पोजीशन के लिए अच्छा सेटअप है। अगर प्राइस एक्शन देखें तो ये मेरे फेवरेट कैंडल्स हैं शॉर्ट साइड के लिए। ये इन्वर्टेड हैमर स्टिक कैंडल्स हैं, जिसका मतलब है कि बायर्स ने प्राइस को इस रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स ने इसे नीचे रोक कर रखा और कैंडल को इसी लेवल के नीचे क्लोज करवाया, और आखिरकार हमें ब्रेक और रीटेस्ट एंट्री मॉडल मिल गया। इसलिए हमें अब शॉर्ट जाना चाहिए। अब क्योंकि हम जानते हैं कि आज का दिन एक कंसोलिडेशन डे है, तो अगर प्राइस इस कंसोलिडेशन या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर वापस चला जाए तो वहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस एग्जाम्पल में मैं इसे बस कैंडल बॉडी के पास रखूंगा, और हमें कम से कम 1:2 चाहिए। इस केस में 1:2 इस प्राइस के की लेवल के पास आएगा। अब हम शॉर्ट पोजीशन में एंटर करते हैं क्योंकि वो तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं जो हमने वीडियो में डिस्कस की थी, और अब देखते हैं कि ये ट्रेड कैसे वर्क करता है। और ठीक वैसे ही 10:30 बजे तक, यानी मार्केट खुलने के 1 घंटे के आसपास में हमारा ट्रेड पूरा हो गया। इस दिन सिर्फ एक सिंपल और रिपीटेबल एंट्री मॉडल को यूज करके और प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके, मुझे उम्मीद है कि इन प्राइस एक्शन सीक्रेट्स को यूज करके आप अपनी विन रेट को इंप्रूव कर पाएंगे, और आपको महसूस होगा कि ट्रेडिंग कितनी आसान हो सकती है।
अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और मैं आपको अगले एक और नई वीडियो में मिलूंगा।